अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गजा पर इसराइल की मुसलसल बमबारी जारी, घरों और रिहायशी इमारतों को बनाया गया निशाना। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3,400 से जायद। हर 15 मिनट में एक मासूम बच्चे की मौत की इत्तला। इसराइल और अमेरिका का गठजोड़ फिर आया सामने। बाइडन ने गजा अस्पताल पर हमले के लिए इसराइल को दी क्लीन चिट। इसराइलियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार। फलस्तीनियों के मौत पर इख्तियार की मुजरिमाना खामोशी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल को इस्लामी दुनिया की तरफ से सख्त इंतकाम से किया खबरदार। कहा, सहीयूनी हुकूमत का शुरू हो जाएगा खात्मा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने फलस्तीन की ताईद में दिया बयान, तो आसाम के सीएम ने उनकी बेटी सुप्रिया को फलस्तीन भेजने की कही बात। संजय राउत ने बीजेपी का ही कर दिया हमास से मवाजना। एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने पर असदुद्दीन ओवैसी का आया रिएक्शन। कहा, राहुल बाबा का रोना हो गया है शुरू। मेरी इनफील्ड से ज्यादा सीटें बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस मिलकर भी नहीं जीत पाएंगी। और अडानी ग्रुप पर कोयला घोटाले की तहकीकात का अपोजिशन की जानिब से बढ़ने लगा दबाव। भूपेश बघेल ने भी कहा, अडानी को छत्तीसगढ़ नहीं लूटने देंगे। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान कशीदगी दूसरे हफ्ते में जारी है। गजा पर मुसलसल इसराइली बमबारी और घरों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाने के नतीजे में मजीद फलस्तीनियों की हलाकतें हुई हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक महलूक फ़लस्तीनियों की तादाद 3,400 से ज़ायद हो गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद हज़ारों में है। फ़लस्तीनी मीडिया का कहना है कि जुमेरात को गजा के जुनूब में वस्ती खान यूनुस में एक मकान पर बमबारी के नतीजे में 8 अफराद जान से गए और दर्जनों ज़ख्मी हुए। इससे पहले फ़लस्तीनी टेलीविज़न ने कहा था कि शुमाली गजा की पट्टी में जबालिया कैंप में एक मकान पर इसराइली बमबारी में मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। ये बात ऐसे वक्त में सामने आई है जब फ़लस्तीनी मीडिया ने कहा कि इसराइली फोर्सेस गजा में देर अल बलाह में 3 टावरों को बम से उड़ाने की धमकी दे रही है। मकीनों को फौरी तौर पर वहां से निकाले जाने की धमकी दी जा रही थी। गजा पर इसराइली बर्बरियत और उसके नतीजे में होने वाले जानी नुकसान के बाद हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली फौजी ठिकानों पर हमलों का सिलसिला जारी है। हिजबुल्लाह ने अपने ताज़ा हमले में इसराइली फ़ौज के मुताबिक टैंक और जासूसी आलात तबाह करने का दावा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा पर इसराइली जारहियत के बाद तशद्दुद की लहर में इजाफा सामने आ रहा है। इराक में 2 अमेरिकी फ़ौजी अड्डों ऐन अल असद और हर्रेर बेस पर भी ड्रोन हमले किए गए हैं। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से 4 घंटों में इसराइल के 3 इलाकों पर भी हमलों में जानी नुकसान पहुँचाने का दावा किया गया है। लेबनानी मीडिया के इस हवाले से कहना है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के टैंकों और जासूसी के आलात पर हमले किए, जिससे इसराइली फ़ौज को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। गजा के एक अस्पताल में हमले में 500 फ़लस्तीनियों की शहादतों के अगले ही रोज़ अमेरिकी सदर जो बाइडन सिहूनी रियासत इसराइल के साथ इजहार यकजहती के लिए पहुँचे। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के दौरे पर पहुँचकर नेतन्याहू से मुलाकात की और अस्पताल पर हमले में फ़लस्तीनियों की हलाकत पर इसराइल को क्लीन चिट दे दी। अमेरिका इसराइल गठजोड़ का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कहा कि अस्पताल में हमले में इसराइल नहीं बल्कि दूसरी क़ुव्वत मुलव्विस है। उनका इशारा हमास की जानिब था। एक तरफ अमेरिकी सदर बाइडन ने इसराइल में हमास के हमलों में हुई अमवातों पर ताज़ियत का इजहार किया, तो वहीं उन्होंने गजा पर इसराइली हमलों में हज़ारों फ़लस्तीनियों बेशमूल मासूम बच्चों की मौत पर मुजरिमाना खामोशी अख्तियार किए रखी।
ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने गजा के अस्पताल पर हमले के जवाब में इसराइल को इस्लामी दुनिया की तरफ से सख्त इंतकाम से खबरदार किया है। वस्ती तेहरान में हजारों अफराद के मुजाहरे के दौरान बात करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल पर हमले के साथ ही सियोनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो जाएगा। फ़लस्तीनियों के खून का हर कतरा सियोनी हुकूमत को अपने ज़वाल के एक कदम और करीब ले जा रहा है। इब्राहिम रईसी ने कहा कि अमेरिका इसराइल के जुराइम में उसका साथी है। दुनिया के लोग अमेरिका को सियोनी हुकूमत के जुराइम का साथी समझते हैं। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस्लामी मुल्कों की तंजीम से इसराइल के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाने का मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइली सफ़ीर जिन इस्लामी मुल्कों में मौजूद हैं उन्हें वापस भेज दिया जाए। इसराइल की मुसलसल बमबारी से गजा में पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नज़र OIC का हंगामी इजलास सऊदी शहर जिद्दा में मुनक़्क़द हुआ। ईरान ने इस इंतहाई सूरत हाल के पेश नज़र OIC को इसराइल के खिलाफ अमली इक़दामात के लिए मुतवज्जो किया है। उन्होंने इसराइल पर मुकम्मल पाबंदियों बशमूल तेल की पाबंदियों का मुतालबा किया। नेज़ जिन इस्लामी ममालिक ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर रखे हैं उन्हें इसराइली सफ़ीरों को वापस भेजने के लिए कहा है। मिस्र की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह जामिया अल अज़हर ने एक प्रेस बयान में पूरी मुस्लिम उम्मत से मुतालबा किया है कि इसराइल के साथ जारी तनाज़े में फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए अपने पास मौजूद जंगी साजो सामान से उनकी मदद करें। जामिया का कहना था कि आलम इस्लाम मगरिब के तकब्बुर और गुरूर पर भरोसा न करें। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम उम्मत को चाहिए कि वह ताकत, पैसा और दौलत जो कुछ खुदा ने उन्हें अता की है उससे मजलूम फ़लस्तीनी कौम की मदद करें। ला गालिब इल्लल्लाह, इन अल्फाज के साथ फ़लस्तीनी आर्टिस्ट दलाल अबू आमना ने गजा में होने वाले वाक़यात पर मुतासरीन से एक चहती का इजहार किया तो इसराइली शहर अन-नासरा की मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी गिरफ्तारी की मुद्दत में तौसी कर दी। दलाल अबू आमिना के वकील उबैर बकर ने बताया कि उनकी मुवक्किला से अभी तक तफ्तीश जारी है। आखिरी इत्तलात आने तक उनसे मुताल्लिक़ कोई बाकायदा सरकारी ऐलान सामने नहीं आया। उबैर बकर के बकौल आर्टिस्ट आमिना को फेसबुक पर ला गालिब इल्लल्लाह के अल्फाज में स्टेटस लगाने पर मज़ीद तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया। ये स्टेटस आमिना के सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजमेंट स्टाफ ने गुज़िश्ता हफ्ते को लगाया था। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। NCP सुप्रीमो शरद पवार ने इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग को लेकर बयान देते हुए कहा कि हिंदुस्तान के सभी साबिक़ वज़ीर आज़म फ़लस्तीन के साथ मजबूती से खड़े थे। इस पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी लीडर और आसाम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए हद पार कर दी और शरद पवार को अपनी बेटी सुप्रिया सुले को फ़लस्तीन लड़ने के लिए भेजने की बात कह दी। अब इस पर शिवसेना UBT लीडर संजय राउत ने बीजेपी का मवाजना ही हमास से कर दिया है। संजय राउत ने कहा कि आसाम के CM जिस पार्टी में हैं वो हमास से कम नहीं है। उन्हें पहले हिस्ट्री पढ़ना और समझना चाहिए। वो बीजेपी में हैं तो उन्हें फ़लस्तीन इसराइल के बारे में साबिक़ PM अटल बिहारी वाजपेयी का क्या रोल रहा है उन्हें जानना चाहिए। रियासत तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन की सरगर्मियों का राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे के साथ कांग्रेस की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी फिर एक मरतबा MIM को बीजेपी की B टीम करार दे चुके हैं। अब राहुल गांधी के इस दावे पर MIM सदर और हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा
कि जैसा कि पेशगोई की थी, राहुल बाबा का बी टीम को लेकर रोना शुरू हो गया है। उन्होंने अपनी अमेठी सीट बीजेपी को क्यों गिफ्ट की? अगर यहाँ बी टीम ये है तो बीजेपी तेलंगाना में इतनी कमजोर क्यों है? बाबा को सिर्फ सीट तलाश करने के लिए वायनाड क्यों जाना पड़ा? मेरी रॉयल इनफील्ड बुलेट में इससे ज़्यादा सीटें हैं जितनी बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस मिलकर असेंबली इलेक्शन में जीतेंगे। बता दें कि 119 सीटों वाले तेलंगाना में 30 नवंबर को असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। वहीं इस इलेक्शन के रिजल्ट 3 दिसंबर को सामने आएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज मुल्क में ईडी, आईटी, सीबीआई का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बेहद अफसोसनाक है। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये अप्रोच डेमोक्रेसी के अंदर किसी पार्टी गवर्नमेंट हो उचित नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार यूडीसी पे दबाव, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग, इवन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तब भी आप विपक्ष की पार्टियों पर रेड डलवा रहे हो बिना कोई रेखी के, बिना तैयारी के। इसका मतलब आप फायदा पहुंचा रहे हो उन लोगों को जो चाहते हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। मैंने टाइम मांगा था डायरेक्टर ईडी से, डायरेक्टर सीबीआई से और चेयरमैन सीबीडीटी से। जब राहुल गांधी जी को यहाँ पर 50 घंटे पूछताछ करी गई, पहले दिन ही टाइम मांगा मैंने सिर्फ। जब शुरुआत हुई थी तो मैं कहा उचित नहीं है मैं जाके मिलूँ उनसे, और पूरे देश को गर्व है सीबीआई पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर और ईडी पर भी, जो अपना कानून का काम करी। प्रीमियर एजेंसियाँ देश की है। ये जुडिशरी का इम्पोर्टेंस है, जुडिशरी के मामलों में उसी प्रकार से फाइनेंशियल मामलों के अंदर, इरेगुलरिटीज के अंदर, क्राइम के अंदर तीनों एजेंसियों की इम्पोर्टेंस है। क्राइम के अंदर तीनों एजेंसियों की इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस खत्म होगी, क्रेडिबिलिटी कम होगी तो नुकसान किसको है? देश को है। क्यों बनी एजेंसी है? एजेंसी जिस मकसद से बनी है वो मकसद पूरा होगा तब देश का हित होगा। अगर क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी एजेंसियों की, जो आज सीबीआई के हो चुकी है, पहले हर सीबीआई का नाम लेता था। कोई घटना दुर्घटना होती थी राज्यों में तो कहते सीबीआई को इंक्वायरी करवा दे दीजिए। और था सीबीआई का था, अब शिफ्ट हो गया ईडी पर हो गया। ईडी का काम है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के ऊपर कार्रवाई करना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहाँ जल्दी फैसला होना चाहिए। जो अधिकार दे दिए गए सीबीआई को अरेस्ट करने के, अटैच करने के, कुर्की करने के, उसके ऊपर बहस चल रही है। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है वो फैसला जल्दी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कितनी भी ताकत लगा लेना, अडानी को छत्तीसगढ़ नहीं लूटने देंगे। छत्तीसगढ़ में देखिए, हम तो पहले ही घोषणा कर दे 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि 17.5 लाख परिवार को आवास देंगे, भारत सरकार दे न दे। 7.5 लाख लोगों के खाते में पैसा चला गया है 21। उसके अलावा 10 लाख लोगों को और देंगे, प्रियंका जी ने घोषणा कर दी है। जाति जनगणना कराएंगे, ये भी घोषणा कर दी है हम लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी अभी तक के उल्टा लटकाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आएंगे, अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कुछ बात नहीं कही कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या करेंगे। उन्होंने उल्टा लटकाने की बात कही। क्यों? कि उनके और अडानी के बीच में कांग्रेस की सरकार खड़ी हुई है, खदान और अडानी के बीच में, तो इसलिए उनको कुछ नहीं सूझ रहा है। नहीं तो हम लोग भी विपक्ष में थे तो पहले ही हमने कहा था किसानों को
कर्जा माफ़ करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मौन है। हम तो सत्ता में उसके बाद भी 3 बड़ी घोषणाएं, मतलब 17.5 लाख परिवारों के यदि हम मकान देते हैं तो पैसा कितना होता है? वो जाता है 18-20 हज़ार करोड़ रुपया। और ये भी कह दिया केंद्र सरकार उसमें सहयोग दे ना दे, हम देंगे। तो ये 20,000 करोड़ की पहली घोषणा है। और 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल खरीदेंगे, 4-5 हज़ार करोड़ का वो अतिरिक्त भार है। इतना तो हम तो पहले ही कर दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। क्यों? कांग्रेस कायद राहुल गांधी के बाद अब आम आदमी पार्टी लीडर रीना गुप्ता ने भी अडानी के बिजली घोटाले का मामला उठाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा कि अडानी ग्रुप के ऊपर कोई तहकीकात क्यों नहीं होती। कोयले स्कैम में जिसकी रिपोर्ट कल फाइनेंशियल टाइम्स में निकली है, कोयले का प्राइस इन्फ्लेट किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि एक जो शिप थी, जब वो इंडोनेशिया से चली तो इंडोनेशिया में जो अडानी ग्रुप ने वहां पेपर फाइल करे, उसमें उस कोयले की कीमत 16 करोड़ रुपए थी। वही शिप जब उन अडानी के मुंद्रा पोर्ट पे पहुंची तो उस शिप के कोयले की कीमत 36 करोड़ थी। तो आप सोचिए कि एक शिप पे जब इतना 20 करोड़ का घोटाला किया गया, वो 20 करोड़ सीधे सीधे अडानी के पास गया, तो ऐसी हजारों लाखों कोयले की शिप्स हर साल हमारे देश में आ रही हैं। तो जब से मोदी जी की सरकार बनी है 2014 से अब तक कितने लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, और वो लाखों करोड़ों रुपए सीधे सीधे अडानी कंपनी के पास गए हैं। यही कारण है, आपको याद होगा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय अडानी ग्रुप की जो संपत्ति थी वो सिर्फ 8,000 करोड़ थी, और वही अडानी ग्रुप की संपत्ति 2022 में 23 लाख करोड़, मतलब कि 64 गुनी हो गई। ये आपका और मेरा पैसा है जो हम बिजली के बिल के रूप में देते हैं। हमारी खून पसीने की गाड़ी कमाई है जो मोदी जी की वजह से सीधे सीधे अडानी ग्रुप के पास जा रही है। बाकी सब पे ईडी, सीबीआई सबकी रेड होती है, सबकी तहकीकात होती है। अडानी ग्रुप के ऊपर अभी तक कोई तहकीकात क्यों नहीं हो रही है? आज हमारी मांग है कि अडानी ग्रुप की छानबीन होनी चाहिए, और ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो हमारा और आपका पैसा है, जो अडानी के पास गया है, वो पैसा मोदी जी हमें वापस दिलवाएं। 15 लाख तो अभी तक वापस नहीं आए, लेकिन जो अडानी के पेट में हमारा एक्स्ट्रा पैसा गया है, वो अब हमें सबको वापस चाहिए। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा पर इसराइल की मुसलसल बमबारी जारी, घरों और रिहायशी इमारतों को बनाया गया निशाना। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3,400 से जायद, हर 15 मिनट में एक मासूम बच्चे की मौत के इत्तला। इसराइल और अमेरिका का गठजोड़ फिर आया सामने। बाइडन ने गजा अस्पताल पर हमले के लिए इसराइल को दी क्लीन चिट। इसराइलियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार, फलस्तीनियों के मौत पर इख्तियार की मुजरिमाना खामोशी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल को इस्लामी दुनिया की तरफ से सख्त इंतकाम से किया खबरदार, कहा सहीयूनी हुकूमत का शुरू हो जाएगा खात्मा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने फलस्तीन की ताईद में दिया बयान, तो आसाम के सीएम ने उनकी बेटी सुप्रिया को फलस्तीन भेजने की कही बात। संजय राउत ने बीजेपी का ही कर दिया हमास से मवाजना। एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने पर असदुद्दीन ओवैसी का आया रिएक्शन, कहा राहुल बाबा का रोना हो गया है शुरू, मेरी इनफील्ड से ज्यादा सीटें बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस मिलकर भी नहीं जीत पाएंगी। और अडानी ग्रुप पर कोयला घोटाले की तहकीकात का अपोजिशन की जानिब से बढ़ने लगा दबाव। भूपेश बघेल ने भी कहा अडानी को छत्तीसगढ़ नहीं लूटने देंगे। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए
देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।